हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास गवर्नमेंट स्कूल का सैम्पल क्या बोलते हैं प्री बोर्ड पेपर था। ठीक है, उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज़ आर ऑन द राइज। तो पहले क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, तो ऑटो जो इम्यूनिटी है ये आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 153, अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 153 निकालेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएगा कि व्हाट इज़ ऑटो इम्यूनिटी डिफाइन, फिर एग्जाम्पल पूछेगा कि एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि कौन से पेज पे क्या डिफाइन लिखी। तो समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है इसमें कि जनरली हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हायर का मतलब जैसे ह्यूमंस की बात हो रही है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनकी बॉडी का मैकेनिज़्म होता है कि ये सेल आसपास के सेल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो वो सेल्स को अटैक नहीं करते, मतलब किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्हें पता है हमारे खुद के सेल्स ही हैं। पर किसी रीज़न से ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीज़न बताया गया है कि हमारे बॉडी के खुद के सेल्स खुद को सेल्फ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़। तो बोल सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे खुद के सेल्स हमारे सेल्स पे सेल्फ अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में करीब 500 फ्रॉग्स थे। ठीक है, 50 मोर वर बॉर्न इन अ ईयर, एक साल में 50 और ऐड हो गए। आपसे पूछा कैलकुलेट द बर्थ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट कैलकुलेट करना आपको उस पॉपुलेशन का। तो ये आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 227 पे मिल जाएगा। उसमें एग्जाम्पल बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। जब आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो पेज नंबर 227 पे सेकंड पैराग्राफ में उसमें बताया गया है बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में। तो उसमें एग्जांपल है कि एक पॉन्ड है जिसमें 20 लोटस थे एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28। कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो उसमें कैलकुलेट कैसे किया गया है, 8/20। शुरुआत में 20 थे और बाद में 8 और ऐड हो गए, तो आपसे बोला गया 28 हो गए। तो आपको बर्थ रेट निकालना है। तो कुछ नहीं, इसको डिवाइड किया गया उसी तरह से। ऐड कितने हुए, 50 ऐड हुए ना, तो 50/500 तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो ये निकालना है। उसके बाद सेकंड है, नेम एंड ड्रॉ द एज पिरामिड विच रिफ्लेक्ट द इंक्रीजिंग ग्रोथ स्टेटस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा ह्यूमन की पॉपुलेशन को बढ़ता दिखाई देता है। तो आपको देखो 3 तरह के दिखा रखे हैं पिरामिड। पहला है एक्सपेंडिंग, दूसरा है स्टेबल, तीसरा है डिक्लाइनिंग। तो हमारा वाला कौन सा है, एक्सपेंडिंग। पहला डायग्राम है ऐसा वाला। सबसे पहले नीचे वाला सबसे चौड़ा होता है, तो ऊपर वाला थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग। ठीक, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया है कि रिसेंटली द डेंगू केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस ऑफ द, यार इसको मिटाना पड़ेगा, कि रिसेंटली ना जो डेंगू की बीमारियां हैं वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया, नेम द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल। मतलब हमें डेंगू डिजीज़ देखने को मिला है नॉर्थन इंडिया में। आपको बताना है कि किससे रिस्पॉन्सिबल है। तो पेज नंबर आप 150 निकालिए। एनसीईआरटी में पेज नंबर 150 पे लिखा हुआ है कि ये एडीज़ मॉस्क्यूटो की वजह से होता है, एडीज़ मॉस्क्यूटो। इसके अलावा डेंगू और क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है चिकनगुनिया, चिकन गुनिया। ठीक है, फिर कि वाई इज़ गैम्ब्यूसा इंट्रोड्यूस इनटू पॉन्ड्स। तो आप जब उस पेज को खोलोगे ना, पेज नंबर 150 को,
तो उसमें बता रखा है क्यों हम गैम्ब्यूसिया को इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे पता होना चाहिए गैम्ब्यूसिया होता क्या है। तो गैम्ब्यूसिया एक फ़िश है जो कि मॉस्क्यूटो के लार्वा को खा लेती है, मॉस्क्यूटो लार्वा फीड, ठीक है। तो मैं लाइन पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले उतार का है वैक्टन बॉर्न एडीज मॉस्क्यूटो डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, पेज नंबर 150 फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद देखो उसी के ऊपर लिखा हुआ है गैम्ब्यूसिया इन अ पॉन्ड दैट फीड ऑन मॉस्क्यूटो लार्वा स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिटेच ड्रेनिंग एरिया एंड स्वाम्स। मतलब गैम्ब्यूसिया एक फ़िश होती है जो उनको खा जाती है मॉस्क्यूटो के लार्वा को, और साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं। समझ में आ गया क्या कह रहा है। अब ये इसके बाद क्या हो गया यार, हाँ क्वेश्चन था ये वाला, थाइमस ऑफ अ चाइल्ड, जो थाइमस है चाइल्ड का फेल टू डेवलप, हाउ वुड दिस अफेक्ट हिज इम्यूनिटी। अगर मान लो किसी बच्चे का थाइमस डेवलप नहीं कर पाता है तो उसके इम्यूनिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थाइमस होता क्या है, पहले थाइमस समझ जाइए। थाइमस होता कहाँ पर है, तो आपका जो चेस्ट का जो बोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टर्नम, उसके जस्ट पीछे आपको देखने को मिलेगा स्टर्नम, ठीक है, उसके पीछे देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली ना हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। अगर जैसे जैसे ये इसका साइज़ फेल मतलब डिक्रीज हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मैं दिखाता हूँ तो सुनना, लिखा हुआ है कि थाइमस इज़ अ लोब ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। The thymus is quite large at the time of birth but keep reducing in size with age. By the time puberty is attained to reduce to very small size. तो बोलना ये चाह रहा है कि जो थाइमस होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, बता दिया कि थाइमस इज़ प्रेजेंट इन नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 154 पे है, ये सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। और लिखा हुआ है कि बचपन में इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका साइज़ थाइमस साइज रिड्यूस कर जाता है। और फिर बता रखा है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करवाने में हेल्प करते हैं कौन, थाइमस एंड थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक है। अब लिखा हुआ है तो आप ये कह सकते हो ना कि हमारी बॉडी को एक तरह का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अगर ये साइज़ छोटा ही रहा शुरुआत से तो वो बच्चा उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होगा और काफ़ी जल्दी वो बीमार पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड एनपीवी। ये सच में बताऊं फर्स्ट टाइम अगर कोई देखेगा इतने सारे हैं बुक में, किसी का जैसे मान लो होता है जैसे एलिज़ा है, एलिज़ा हो गया, पीसीआर हो गया, मतलब इतने सारे शॉर्ट मतलब हैं, इनको एक्सपेंड करने को ना देकर एक नया ही बना के पूछा गया बताओ इसको एक्सपेंड करो। और कुछ मिस्टेक भी देखने को मिली है, बताऊंगा आपको मैं। तो एक्सपेंड एनपीवी, तो ये आपको पेज नंबर 187 पे मिल जाएगा कि एनपीवी क्या होता है, ठीक है। तो बताता हूँ कि कहाँ पर है, पेज नंबर 187 और सबसे लास्ट पैराग्राफ मिलेगा आपको, वहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्यूलोवायरस आर द पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोड। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस। तो जो एनपीवी इसको बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। तो हाँ, एन से होगा आपका न्यूक्लियो, ठीक है, एन से न्यूक्लियो, और पी से हो जाएगा ये वाला पॉलीहेड्रो, और वी से हो जाएगा ये वायरस, ठीक है। अब बोल रहा मेंशन देयर इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में से क्या इंपॉर्टेंस है, तो गौर से सुनना क्या बोल रहा सर। जो ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस है, दीज वायरस आर एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। मतलब ये एक तरह का इंसेक्टिसाइडल है जो कि इंसेक्ट को मार देता है। दे हैव बीन शोन टू नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट एनिमल्स मैमल्स बर्ड्स फिश एंड इवन नो टारगेट इंसेक्ट। मतलब ये किसी भी एनिमल्स प्लांट्स और किसी को इम्पैक्ट नहीं करता, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको आईपीएम बोलते हैं। तो ये कह सकते हो कि ये आसपास के जो इंसेक्ट होते हैं पर्टिकुलर इंसेक्ट को मार देते हैं, और जिसकी वजह से आपको ना कोई केमिकल डालना नहीं पड़ता और आपकी फार्मिंग बिना फ्री ऑफ केमिकल्स हो जाती है। इसलिए बोलते हैं
कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पेज नंबर 187 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाउ डू फिश इन अंटार्कटिक वाटर मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम फ्रीजिंग। मतलब जो फिशेस अंटार्कटिक में रहते हैं वहाँ का पानी इतना ठंडा होता है, फिर भी वो अपने ब्लड को मतलब बॉडी जो फ्लूइड होता है वो उस फ्लूइड को फ्रीज होने से बचा लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये चैप्टर नंबर 13 और पेज नंबर 226 पे ये आपको ऊपर से करीब 3rd पैराग्राफ में मिल जाएगा, पढ़ के देखना। ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो फिश होती हैं थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो, हाउ डू दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम फ्रीजिंग। वो कैसे मैनेज करती हैं, तो वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो देखो भाई, उन फिश के अंदर ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि एक तरह का एंटी फ्रीज का काम करती हैं। एंटी फ्रीज का मतलब एक तरह से अगर ब्लड फ्रीज होने वाला तो उसको फ्रीज होने से बचाते हैं। ठीक है ना, इन द ब्लड एंड सर्कुलेट द ब्लड थ्रू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रीजिंग। मतलब बोल सकते हो कि उनके बॉडी में एक ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एंटी फ्रीज होता है, जो कि ब्लड में घूमता रहता है ताकि उनका ब्लड फ्रीज ना करे। ठीक है, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आप नेट पे ढूंढना, बुक में तो बस क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि हाउ। तो मैं बता रहा हूँ कि उनमें एक एंटी फ्रीज नाम, मतलब मान लो एंटी फ्रीज कोई केमिकल है जो कि उनके बॉडी को ब्लड को फ्रीज होने से बचाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज पे ही है, पेज नंबर 226 पे ही है। ठीक है, सबसे ऊपर जब पढ़ोगे ना, यहाँ पे एक चीज़ समझा रही है एलन रूल के बारे में। तो एलन रूल ये कहता है कि मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, जो कोल्डर क्लाइमेट में मैमल्स रहते हैं जनरली उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ईयर्स एंड लिम्स, मतलब काफ़ी छोटे होते हैं। ईयर लिम्स और काफ़ी छोटे होते हैं, वो इसलिए छोटे होते हैं ताकि जो हीट का लॉस वो मिनिमम हो सके, और इसी को एलन रूल बोलते हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पोलर सीज होते हैं, एक्वेटिक मैमल्स हो जाए, सील्स लाइक सील्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जैसे मान लो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे ना फैट जमा होता है, और जो फैट होता है वो अंदर से हीट को बाहर जाने नहीं देता, तो हम बोलते हैं जो फैट है वो एज अ इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन वाई वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में मिस्टेक है ये। अब अगर हिंदी पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, कृपया समझाइए कि बहुत छोटी प्राणी बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब वही पाए जाते हैं। पर यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ये बोलना चाहता है क्यों वहाँ पाए जाते हैं छोटे ही एनिमल्स। तो रीज़न ये बताना था कि अकॉर्डिंग टू एलन रूल, एक एलन रूल है जिस हिसाब से वहाँ पे वही सर्वाइव कर सकते हैं जिनके बॉडी के पार्ट्स छोटे होते हैं, ताकि हीट का लॉस कम हो सके, और साथ ही साथ उनके बॉडी के नीचे एक ब्लबर प्रेजेंट होता है। ब्लबर बेसिकली फैट है जो कि हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 26 पे है, आपको सबसे अपर पैराग्राफ में मिल जाएगा। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर जो ये है, अरे यार कहाँ भाग जाता है यार ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन सारा हैंग कर रहा लगता है। एक मिनट रुको, देख लेते हैं कहाँ गया वो। हाँ ये रहा, जो ये क्वेश्चन है पूछ रहा है कि आपको बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 183 पे इसका सब मिल जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहले तो माइक्रोब्स के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसका कमर्शियल प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो माइक्रोब्स यहाँ पे दे रखा है वो पेनिसिलियम जो है उसका कमर्शियल प्रोडक्ट होता है पेनिसिलिन। ठीक है, और फिर ये मोनेस्कस परप्यूरियस जो कि एक ईस्ट है, वो क्या रिलीज़ करता है। तो जो मोनेस्कस परप्यूरियस है वे बेसिकली स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है। क्या? स्टैटिन्स। ये स्टैटिन्स क्या होता है? स्टैटिन जो है वो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं वो स्टैटिन्स होते हैं। ये रिलीज़ कौन करता है? मोनेस्कर परप्यूरियस। अब बात आती है क्लॉट बस्टर एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं जो क्लॉट को बस्ट करते हैं? तो उस एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम।
ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। एंजाइम कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। अब आता है कि कमर्शियल प्रोडक्ट साइक्लोस्पोरिन ए, वो कौन रिलीज़ करता है? तो साइक्लोस्पोरिन ए एक फंगस है, मतलब फंगस के थ्रू रिलीज होता है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है ना। तो ये आपको पेज नंबर 183 में पूरा समझाया मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ये जो क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द स्टेटमेंट, क्वेश्चन ये पूछा गया, ब्रेस्ट फैट बेबी एंड मोर इम्यून टू डिजीज़ दैन द बॉटल फैट बेबी। वो बच्चा जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करता है, मतलब अपने माँ के थ्रू माँ का दूध पीता है, मिल्क पीता है, वो ज़्यादा इम्यून है एज़ कम्पेयर टू बॉटल फीड। बॉटल फीड का अंदर जो बॉटल का दूध पीते हैं, आपको रीज़न बताना। तो सिंपल सी बात है भाई, जो मदर मिल्क होता है उसमें एक तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है, उसका नाम है IgA, और उस मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरह से उसे एंटीबॉडी मिल रही है डायरेक्ट। ये एक तरह का पैसिव इम्यूनाइजेशन है। क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब वहीं जो बॉटल फीड है उसमें सिर्फ दूध है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मिल्क है, और कुछ जो मिल्क के साथ चाहिए होती है वो होंगी, पर जो एंटीबॉडी मदर के मिल्क के साथ मिल रही वो नहीं मिलेंगी, इसलिए वो बच्चा थोड़ा इम्यून सिस्टम उसका वीक होगा। अब क्वेश्चन ये आता है सेकंड, डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेड एंटी वेनम इंजेक्शन टू अ पर्सन हु वाज बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक। अगर मान लो किसी को स्नेक ने काटा तो डॉक्टर क्या एंटी वेनम इंजेक्शन देता है? एक्सप्लेन करना है रीज़न। तो देखो भाई, दो तरह के इंजेक्शंस होते हैं। एक तो होता है जैसे वैक्सीन, जो हमने आज ली, उसका असर आपको, उसका इम्पैक्ट जो है आपको आपकी बॉडी खुद ही, मतलब जैसे कि देखो मान लो आपको कोई वीकेंड पैथोजन दिया, मैंने आपको वीक पैथोजन दिया, और वो पैथोजन आपके बॉडी में गया और आपके बॉडी में एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है, एंटीबॉडी, ठीक है। पर वहीं ये एंटी वेनम दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को डायरेक्ट एंटीबॉडी दी जाती है, डायरेक्ट एंटीबॉडी दी जाती है, ना कि वीक पैथोजन दिया जाता है। तो देखो मैं एनसीईआरटी बताता हूँ कहाँ पर ये आपको पेज नंबर 152 मिल जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 52, टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो उस टॉपिक में लिखा हुआ है कि इफ़ अ पर्सन इज हाँ जैसे सुनो, इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू विच इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज एन ट्रीटमेंट। मान लो अगर कोई बहुत ही डेडली माइक्रोब्स है जो आपको मतलब आपके बॉडी में एंटर कर चुका है, तो उस केस में से एग्जांपल टिटनेस लिखा गया है, वी नीड टू डायरेक्ट इंजेक्ट द प्री फॉर्म एंटीबॉडी। तो हमारे बॉडी में डायरेक्ट प्री फॉर्म एंटीबॉडी देनी पड़ती है, एंटीटॉक्सिन ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। तो दैक हमें एक एंटीबॉडी दी जाती है जो कि उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। इवन इन स्नेक बाइट द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट कंटेन प्री फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। मतलब ये है कि जब भी अगर जब सांप काटता है तो पूछते हैं कि बताओ कौन सा सांप ने काटा है, उसका कलर क्या है, कुछ भी है, क्यों पूछते हैं? ताकि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डायरेक्ट दे सके। हम इसका वेट नहीं कर सकते ना कि हम मान लो उसका कुछ डालेंगे फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, तब तक तो हम मर जाएंगे। इसलिए डायरेक्ट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है। कौन सी फॉर्म? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दी जाती है, ठीक है। और इस तरह की इम्यूनाइजेशन को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब जिसमें हमारी बॉडी को कुछ करना ना पड़े। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि उसमें हमारी बॉडी कुछ करती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पेज नंबर 152 पे है, ये वैसा क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल टाइप, वो आपको अगर आता है तो लिख पाओगे। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक्सपेंड पीसीआर को एक्सपेंड करना है। थोड़ा आसान सा था ये, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए बायोटेक्नोलॉजी, ये बताता हूँ कौन से पेज नंबर पे है, एक मिनट रुक जाओ, ये आपको पेज नंबर 202, ये 202 में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ही पूछा है, पहले तो एक्सपेंड करो पीसीआर, तो बताया मैंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब बोल रहा है
कि ए बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट वांट टू एम्पलीफाई अ गिवन डीएनए, मतलब आपको कोई डीएनए का सैंपल दिया गया, आपसे बोला कि इसको एम्पलीफाई करो, फिर हुआ क्या, ही बाय मिस्टेक, गलती से उसने क्या किया, एडेड अ ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज, मतलब उसने उसमें जो एंजाइम डालना चाहिए था उसने कौन सा डाल दिया, ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, किसमें, पीसीआर मशीन में। अब बोल रहा है हाउ विल दिस अफेक्ट द एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए गिवन डीएनए सैंपल। ऐसा है भाई कि ना हमें डालना चाहिए था टैग पॉलीमरेज, कौन सा एंजाइम डालना था, टैग पॉलीमरेज, क्योंकि जब आप पीसीआर में डालोगे तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे क्या ना हो, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर ना हो आपका एंजाइम, मतलब ख़राब ना हो, इसलिए हम ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं। पर आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज डाला है, जिसकी वजह से वो आपका प्रोसेस आगे हो नहीं पाएगा, आप जो चाहते हो वो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो वो बेकार हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको पेज नंबर 202 और 203 पे मिल जाएगा, पढ़ के देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला है कि एन एलियन स्पीशी आर हाईली इन्वेंसिव विच कॉज डिक्लाइन ऑफ इंडाइजिनस स्पीशीज, सबस्टेंटेट दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ वन प्लांट एग्जाम्पल एंड वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। आपको समझाना है इसके बारे में, ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वेंशन के बारे में। ये आपको चैप्टर नंबर 15 में मिल जाएगा और ये पेज नंबर 265। तो एक बार देखिएगा, इसमें पूछा गया था कि विदेशी जातियां या बहुत आक्रामक होती हैं जिससे स्थानिक जातियां विलुप्त हो जाती हैं। मतलब अगर मान लो कोई बाहर से स्पीशी को आपने अगर रख दिया अपने लोकल स्पीशी के साथ, तो इससे क्या होगा, वो जो आपने बाहर से ला के रखे हो तो जो आपके लोकल स्पीशी हैं वो भाग जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये समझाएगा, बताता हूँ मैं कहाँ पर। इसमें एग्जाम्पल लिया गया है कि आपने नील पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, लेड इवेंचुअली टू द एक्सटेंशन ऑफ द इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेंस ऑफ मोर देन 200 स्पीशी ऑफ द चिचिड फिश इन द लेक। मतलब पहला एग्जांपल है नाइल पर्च का, आपने क्या किया, नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस कर दिया कहाँ पर, लेक विक्टोरिया में, लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ से गायब हो गई। तो लिखा हुआ 200 स्पीशी ऑफ चिचिलिड फिश, और बोल सकते हो कि वो वहाँ से चले गए, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। अब फिर दूसरा एग्जांपल है क्या, आपने एक ये एग्जांपल तो एनिमल का हो गया, आपसे पूछा है एक एनिमल का एग्जांपल और एक प्लांट का एग्जांपल। दूसरा है क्वेश्चन कि यहाँ पे आपने कैरेट ग्रास जैसे पार्थेनियम, लेंटेनम एंड वाटर हियासिंथ आइकोर्निया, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश ग्लियस ग्रेपियस फॉर द एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग थ्रेट टू द इंडाइजेस्ट कैटफिश इन अवर रिवर। मतलब आपने ये क्या बोलते हैं, आपने पार्थेनियम और कैरेट ग्रास को इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से आपका जो ये कैटफिश है, कैट फिशेस क्या हो गई हैं, वो गायब हो गई, वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है गिव रीज़न वाई। तो पूछ रहा है सेलुलोज इज एडेड ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लांट सेल। तो देखो भाई, प्लांट सेल को तोड़ने दो, प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, सेलुलेज। कौन सा एंजाइम, सेलुलेज, तभी वो तोड़ पाएगा। रीज़न ये है क्योंकि सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम ही तोड़ पाते हैं। अगर आपको डीएनए निकालना है तो बताता हूँ कौन से पेज से ये। फिर लिखा हुआ है कि गिव रीज़न वाई टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इज डिसआर्म्ड। मतलब जो टीआई प्लाज्मिड, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, हम बैक्टीरियम डालते हैं डिसआर्म कर। तो डिसआर्म बोलना चाहता है कि थोड़ा उनको वीक करके भेजा जाता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 201 201 पेज से मिल जाएगा आपको। ये आपको पेज नंबर 200 पे मिल जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि डीएनए कैन नॉट पास इनटू होस्ट सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्यों पास हो सकता, क्योंकि जो आपका डीएनए वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो रीज़न था हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ये भी पेज नंबर आपको 200 मिल जाएगा, सबसे लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 11। कोवैक्सीन इंडिया इंडाइजीनियस कोविड वैक्सीन बाय भारत बायोटेक इज डेवलप्ड यूजिंग होल कोरोना वायरस विच हैज़ बीन इनएक्टिवेटेड। तो पूछा किस तरह का, किस काइंड, नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी अटेन व्हेन वीकेंड एंटीजन और पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड टू बॉडी।
जब हम हमें वैक्सीन दी जाती है तो हमारी बॉडी में किस तरह का मतलब किस तरह का इम्यूनिटी डेवलप होता है। एक होता है पैसिव इम्यूनिटी, एक होती एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें ना एक्टिव इम्यूनिटी होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में वो लिक्विड जाता है, जो भी हमने इंजेक्शन लिया है, तो हमारी बॉडी में एक तरह का एंटीजन जाता है। तो जब हमारी बॉडी में एंटीजन वो जाएगा तो हमारे बॉडी के सेल्स को पता चलेगा कि भाई कोई बाहर से आया है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है। तो जब हमारी बॉडी एनर्जी खर्च कर कुछ करती है तो उस तरह की इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब बोल रहा है कि हम बताता हूँ कहाँ पर है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। आपका जो वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है मतलब किस बेसिस पे वो काम करता है, तो बताता हूँ कौन सा पेज नंबर है। तो ये पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 पे जो टॉपिक है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का, पहली लाइन मिलेगी कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, वो हमारे इम्यून सिस्टम पे मेमोरी पे काम करता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब आ जाओ, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये ग्राफ दे रखा है, एक ऐसे गया है, दूसरा ग्राफ ऐसे गया है, और तीसरा ग्राफ इसके साथ हो गया ऐसे गया है। तो आपसे पूछ रहा है फॉलोइंग ग्राफ है, ये बताया गया कि ये ए है, एक मिनट, सारे ए दिखा रखे, ए है, ठीक है। तो पूछ रहा है विच ऑफ दीज ए बी और सी डिपिक्ट कॉन्फॉर्मर्स, इनमें से कौन कॉन्फॉर्मर को बताता है। ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता रहा है। तो भाई देखो मैं बता दूँ पहले कि ये वाला तो है क्या, ये है क्या, इन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। ये होते हैं रेगुलेटर, इसे बोलते हैं हम पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, पार्शियल रेगुलेटर। और ये होते हैं कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिफेक्ट करता है कॉन्फॉर्मर को, तो बोलूँगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद बोला मेंशन द कैटेगरी टू विच ह्यूमन बिलोंग, ह्यूमन किससे बिलोंग करता है, ह्यूमन बिलोंग करता है इससे, रेगुलेटर से। फिर बोल रहा है वाई आर दे आर मोर कॉन्फर्ट दैन रेगुलेटर इन द एनिमल वर्ल्ड, मतलब एनिमल वर्ल्ड में रेगुलेटर सॉरी कॉन्फॉर्मर जहाँ पाए जाते हैं। देखो क्योंकि कॉन्फॉर्मर ना वो अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने आसपास के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो क्योंकि हम हर जगह ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सके, इसलिए वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जा पाए जाते हैं जो कि कहीं भी जाएं तो अपने बॉडी का टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर बता देता हूँ एक बार, कौन से पेज नंबर पे है ये चैप्टर नंबर 13 है, और चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 223 पेज नंबर देख लीजिएगा। अब आगे है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर, एथिकल इश्यूज राइजिंग आउट। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आप देख लेना। पूछा है वाई हैज़ इंडियन पार्लियामेंट क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कंट्री पेटेंट बिल। तो ये चैप्टर नंबर 12 है, और 12 में कहाँ पे है मैं बता देता हूँ, और क्या लाइन लिखनी थी आपको। जो बच्चा इसको मतलब थोड़ा बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो पक्का गलत करके आएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए था कि इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये लाइन लिखी हुई है कि द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इशूज़ into consideration including patent terms, emergency provisions and research and development initiative, पेज नंबर 214 214 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 12, सबसे लास्ट पैराग्राफ है। फिर अगला क्वेश्चन है इग्नोरिंग ट्रेडिशनल नॉलेज कैन प्रूव कॉस्टली इन द एरा ऑफ द बायोलॉजिकल पेटेंटिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। बोलना ये चाह रहा है कि अगर मान लो हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को भुला के अगर आज के डेट में कोई बायोलॉजिकल पेटेंटिंग करते हैं तो भाई सुनो, अगर मान लो थोड़ी इसकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा बेहतर सुनाएगी। जैविक पेटेंट के युग में परंपरागत ज्ञान की अनदेखी करना महंगा पड़ सकता है। जैसे मान लो जो नॉलेज हमें अपने पूर्वज से मिलती आ रही है, अगर हम उन्हें अनदेखा करेंगे और हम अपने हिसाब से आज के डेट में जो चीज़ चल रही हैं और उनको हम डेवलप करेंगे तो महंगा पड़ सकता नहीं। इस बयान को एक सटीक उदाहरण से सहायता से औचित्य साबित करें, मतलब आपको समझाना है। जस्टिफाई स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज़ करो जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हमारे जनरेशन में पास हो जाता है,
मतलब हमें अपने जनरेशन को पास करना होता है। ई कैरी नॉलेज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू टैकल मैनी प्रॉब्लम। इससे क्या होता है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि अगर मान लो आपने खेती करी, आपको गेहूँ चावल है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम उसमें नीम के पत्ते डालते हैं ताकि उसके आसपास इंसेक्ट्स या कोई भी कीड़े मकोड़े ना आए। क्यों? क्योंकि उससे भाग जाते हैं। फिर अगर मान लो वही चीज़ है कि अगर मान लो आपको बॉडी में दर्द है तो हम हल्दी हल्दी के साथ दूध मिला के पी लेते हैं, तो हमारी बॉडी का दर्द चला जाता है। तो ऐसी नॉलेज जिनसे ना हम उसको, मतलब बोल सकते हो कि उसे भुला रहे हैं और हम दैट मेडिसिन लेना चाहते हैं। तो वही चीज़ है, पेटेंट इज ग्रांटेड टू अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विच इज़ बेस्ड ऑन द एंटायरली नोवल कॉन्सेप्ट। सपोज करो, जैसे मान, एक मिनट, अगर मान लो कोई, जैसे कि मान लो हल्दी है, अगर कोई हल्दी के ऊपर अपना पेटेंट कर लेता है या मान लो नीम के पत्तों के ऊपर अपना पेटेंट कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको नीम खरीदनी पड़ेगी तो उससे लेनी पड़ेगी दुकान वाले, मतलब मार्केट बंदे से। अगर हल्दी भी खरीदनी है तो उससे लेनी पड़ेगी और उससे पूछ के ही काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मतलब यार हम जो चीज़ हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं कि भाई नीम के पत्ते हम डालते हैं आस अपने घर के आसपास के कीड़े मकोड़े ना आए, या हल्दी दूध में पीते हैं ताकि हमारी बॉडी का पेन चला जाए। अगर इसे बायो पेटेंट कर दें, मतलब इसको इतना लगे कि उसके पेटेंट है, तो वही अगर देगा, हम उसे पैसा देंगे, उससे फिर हम चीज़ों को आगे यूज़ करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि पैसा वेस्ट होगा उसमें। तो ये वो पूछना चाह रहा है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ऐसा सुनो कि मान लो कोई चीज़ है जिसको किसी मार्केट वाले बंदे ने उसको पेटेंट करवा लिया। अगर आपको वो चीज़ लेनी है तो उस मार्केट के पास जानी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, फिर उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, दी शो दैट इग्नोरिंग अवर ट्रेडिशनल नॉलेज कैन प्रूव कॉस्टली इन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल पेटेंटिंग। अगर हम उस नॉलेज को भूल कर अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो हमें नुकसान ही नुकसान है। अब लिखा हुआ गिव रीजन वाई पेटेंट ऑन बासमती राइस शुड नॉट हैव गॉन टू अमेरिकन कंपनी। क्वेश्चन पूछा है क्यों जो हमारा जो बासमती राइस है उसका पेटेंट अमेरिकन कंपनी के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। तो भाई पहली बात, तो जो बासमती है वो इंडियन का ओरिजिन है, मतलब इंडियन ओरिजिन है बासमती राइस, ठीक है। तो अगर उसके पास चला जाएगा तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी है, और वो अगर वो यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ बोलेंगे हमारा ही शुरुआत से था। तो वो गलत चीज़ है। ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो हमारी हैं, उसके पास इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो बासमती का ओरिजिन वो इंडियन है, बस सिंपल सी बात, ठीक है ना। रीज़न तुम्हें मिल जाएगा, ये पेज नंबर 214 और सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम हमारे इंडिया के पास बहुत सारे उसके वैरायटीज़ हैं बासमतीज़ के, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इमेजिन द प्लाइट ऑफ डायबिटिक पेशेंट बिफोर जेनेटिकली इंसुलिन इंजिलिन। डायरेक्ट हम आगे पढ़ते हैं, क्या है। RDN टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आपको पता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है मेडिसिन में। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज इन द प्रिपेयरिंग जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन बाय इलीली कंपनी। तो आपको बताना है सबसे पहले आप क्या करोगे, ये तो प्रॉपर RDN समझाना पड़ेगा, प्रॉपर RDN। तो मैंने RDN को समझाया, वो देख लेना। फिर जीन थेरेपी, गिव जीन थेरेपी प्रोसीजर फॉर एन ADA पेशेंट। तो आपको इसका प्रोसीजर बताना है। मैं आपको NCERT का पेज नंबर बताता हूँ, आपको देख लेना। ये चैप्टर नंबर 12 और पेज नंबर है, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 211। एक मिनट यार, 211 पेज नंबर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप एक बार देख लीजिए, आपको सुन में आ जाएगा। कहाँ जा रहा है यार, ये रहा 211 पेज नंबर, ठीक है। ओके।